गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस है और इसमें सबसे पहले कि भौतिक और रासायनिक केम परिवर्तन में पार्ट तीसरा है और इसके पहले 2 पार्ट पढ़ा चुके हैं और ये तीसरा पार्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न की नंबर क्या है। प्रश्न करा, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक पदार्थ है। सबसे पहले दही को जब मान ली कि हल्का फुल्का गर्म करके सुसुम जल में कर हल्का उसकी मात्रा पर लगभग सुसुम जो रहता है उनका उसकी मात्रा जब हाथ थोड़ा सहने लायक हो उसमें जो है जोड़न दही के मात्रा के अनुसार रखा। अगर ज़्यादा रख देगा तो उसको खट्टा दही हो जाएगा, कम रख देगा तो जम्बे नहीं करेगा। तो दही अगर जितना है उसके मात्रा के अनुसार दही के मात्रा के अनुसार जो है जोड़न उसमें रखा जाता है जिससे वो दही जम जाता है। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। यानी जब दूध में खट्टा पदार्थ डालकर इसे रात भर के लिए रखा जाता है दही में बदल जाता है। फिर दही को किसी भी प्रकार से दूध में नहीं बदला जा सकता है। दही दूध से एक बिल्कुल भिन्न पदार्थ है। अतः दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन। दही का जमना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है कि समझाइए कि लकड़ी के जलने तथा उसे उसके छोटे टुकड़े में काटने के 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्या माने जाते हैं। तो लकड़ी का टुकड़ा, तुम लोग देखा है कि लकड़ी का टुकड़ा कैसे कैसे काटा जाता है। तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थों कैसे, तो लकड़ी के जलने पर भस्म और धुआं बनता है। इस प्रकार लकड़ी तथा गुण धर्म बदलते हैं तथा नए पदार्थ बनते हैं तथा यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्योंकि लकड़ी जब जल जाता है तब फिर से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। इससे क्या है, लकड़ी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब लकड़ी के लट्ठे को एक छोटे टुकड़े में काटा जाता है तो यह पदार्थ नहीं बनता है। प्रत्येक छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के समान यानी गुणधर्म होते हैं, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी को काट कर अगर छोटा छोटा भी कर दिया जाए तो वह यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वह जो क्या हुआ, भौतिक पर। लेकिन जैसे उसको जला दिया जाए, जला के राख बना दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अगला सवाल है, देखो ध्यान से। कह रहा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन। देखो कॉपर सल्फेट का 2 चित्र दिया हुआ है, या कैसे कैसे कॉपर सल्फेट का चूर्ण 2 बॉक्सा रखते हैं, उसे कैसे चूर्ण बनाते हैं। ध्यान से सुनते, ध्यान से दो कि किसी भी बीकर में लगभग 1 कप जल लिए तथा उसमें से उस वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिले। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलता आरंभ कर दे तो इसमें से धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाते हैं तथा कॉपर सल्फेट को चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि यानी उत्तम और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। यानी उसको घोलते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं। विलयन को फिल्टर के पेपर की सहायता से छान लीजिए, इसे ठंडा होने दीजिए और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेदी में बैठ जाते हैं। जैसे ही घोल करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ घोल करते हैं, घोल कर करके इसमें से डालते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर नीचे क्रिस्टल नीचे बैठता जाता है और ऊपर ऊपर छान कर फिर से अगर दोबारा करेगा उससे बीकर फिर दोबारा वो फ्रेश हो जाएगा, समझ में। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के कारण इसका वो यानी छान सकते हैं। मैंने कैसे बनते हैं, तो ये नीचे जो बैठ जाते हैं कृपा यानी क्रिस्टल बनते हैं। अगला है कि समझाइए कि लोहे की गेट पे पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस पे। हाँ, लोहे की पेंट जो इसके से है बाहरी वातावरण से यानी कि वायु से उसका संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण वह जो है जंग लगने से बच जाता है। देखो इसमें क्या करा, ध्यान से सुनो। यानी कि जंग तब तक लगता है जब हवा तथा नमी दोनों संपर्क में बनते हैं। जब लोहे के गेट में पेंट कर दिया जाता है तो हवा, नमी और तथा लोहे के बीच संपर्क को विच्छेद कर देता है, या इस प्रकार का जंग लगने से बच जाता है। अगला 10वां सवाल है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं को जंग अधिक क्यों लगता है। देखो, तो रेगिस्तानी और समुद्री क्षेत्र ध्यान दो। तो तटीय क्षेत्र में समुद्र की उपस्थिति के कारण हवा में अधिक मात्रा में नमी रहती है, लेकिन रेगिस्तान में जल की कमी होने के कारण वायु शुष्क रहती है। हवा और नमी दोनों की स्थिति जंग के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी की तुलना में तटीय इलाकों में जंग अधिक तेजी से, क्योंकि हाँ यानी कि तुमको तटीय क्षेत्र में जल की मात्रा, नमी की मात्रा ज़्यादा रहता है, जिससे वहाँ जंग जल्दी अधिक से अधिक लगते हैं। ठीक, चलो अगला सवाल है, कह रहा है कि हम रसोई के में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस तथा एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर
में एलपीजी द्रव के रूप में होती है तथा सिलेंडर के बाहर आते ही यह गैस के परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन यह तथा परिवर्तन भी यहीं जलती है, तो परिवर्तन निम्नलिखित में कथन पर समझ। देखो सबसे पहले क्या है कि गैस को जलना, द्रवित पेट्रोलियम को जलना, यह दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह जो रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, यह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, केमिकल यानी चेंज हो जाता है, ये रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रकार है कि जब देखो अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को पचाकर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं, तो परिवर्तन ए तथा फिर जैव गैस ईंधन के रूप में चलाई जाती है तथा परिवर्तन निम्नलिखित में से कथनों परिवर्तन से संबंध। तो सबसे पहले दोनों है यहाँ पर, मान लीजिए वाई जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को, मान लीजिए ये जैव अगर पदार्थ है तो जैव पदार्थ वो अपना रूप बदल देता है, गुण बदल देता है, और कह रहा है कि जब ईंधन के रूप में भी जलाते हैं, जे एक तो मान लीजिए जैसे देखो गोबर, देखो जैसे जैव पदार्थ है, जैसे घास भूसा को जैसे जंतु खाते हैं तो उससे पचा देते, तो पचाते हैं तो उससे बायोगैस मतलब गोबर से गोईठा बनाते हैं, गोईठा को जलाते हैं। तो देखो गोईठा भी एक प्रकार का वो दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ, और ये एक प्रकार का गैस भी जल गया, वो दूसरे रूप में होता है। तो दोनों परिवर्तन यानी कि रासायनिक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन केमिकल परिवर्तन है, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी आगे क्या है कि ऐसे तो परिवर्तन का वर्णन कीजिए जो हानिकारक समझाइए, यानी कि हानिकारक हो समझाइए कि आप उन्हें हानिकारक क्यों मानते हैं, तो आप उनके रोकथाम की क्या कह सकते हो। कुछ पदार्थ का हानिकारक कैसे, यानी परिवर्तन होता था हानिकारक कहते। ध्यान से सुनो, तो यदि लोहे के पर एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले छोड़ दिए, इससे भूरे पदार्थ के एक परत पर जाते थे, इसे पदार्थ को जंग कहते। इस प्रक्रिया को जंग लगना, जंग बगीचे को खेतों में लोहे के दरवाजे तथा लॉन या उद्यानों में रखी लोहे की तथा बेंचें इत्यादि खुले में रखी लगभग सभी वस्तुओं पर जंग लग जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण का व्यक्त करते हैं, जैसे लोहा तथा ऑक्सीजन, तथा लोहा में क्या क्या ऑक्सीजन और वायु से मिलते हैं तो जल भी बनता है, जल का नमी मात्रा होती है, जिससे आयरन यानी आयरन उससे जो जंग लगने की प्रक्रिया हो उसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2 कहते हैं। वायु को O2 यानी कि वो देखो ऑक्सीजन O2 होता है, और देता है लोहे का सूत्र Fe होता है, फेरस और समझ में H2O यानी कि जल का सूत्र H2 होता है। तो जंग लगने की प्रक्रिया ऑक्सीजन तथा जल अथवा तथा जल और दोनों उपस्थित होते हैं। अतः जंग लगने का हानिकारक है क्योंकि यह लोहे को वस्तुओं को बर्बाद कर देता है तथा लोहे बड़े पैमाने पर विभक्त मानने का धातु है। अतः जंग लगभग एक गंभीर समस्या, जंग क्या है, एक प्रकार का लगभग गंभीर समस्या है। और लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन तथा जल के अथवा दोनों संपर्क आने के बचाने के ऐसे ही किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है कि उन पर पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसे जंग लगने के रोका जा सके। तथा एक अन्य उपाय है लोहे का ऊपर क्रोमियम तथा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने पर क्रक्रम यानी यशद लेपन, क्रक्रम क्या कहते हैं, यशद लेपन करने से वह उसका क्या हो जाता है, लोहे जंग लगने से बच जाते हैं। तथा ऐसे यानी उसको हम अंग्रेजी में देखो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और अपने घरों में तथा पानी की आपूर्ति के प्रयोग होने वाले लोहे पाई तथा यशद लेभी तथा जिसमें जंग नहीं लगते। भोजन का सड़ना, जब भोजन हम सामग्री लापरवाही से रख देते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन अपशिष्ट रूप में वो बदल जाता है। नुकसानदेह भोजन सूक्ष्म द्वारा सड़ाया जा सकता है। समझ में आया, जैसे देखो कुछ सामान अगर भोजन खाते हैं तो उससे ज़्यादा दिन रहने पर अरुआ जाता है, समझ में खराब हो जाता है और भुअरी पकड़ लेता है, वो जो बर्बाद हो जाता है। भोजन के सड़ने गले की रोकथाम, सूक्ष्म तथा उचित तापमान जीवित नहीं रह सकते तथा रेफ्रिजरेटर में रखी भोजन सामग्री खराब नहीं होता है, या साथ ही उसे ढक कर रखना चाहिए ताकि सूक्ष्म जीव उसे खराब नहीं कर सके। मैंने इस प्रकार हम तरह तरह से जो भोजन कैसे बचाते हैं, किससे सुरक्षित कर सकते हैं, तो उस प्रकार हम देखते हैं अपने अपने घरों में, उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगला जो है कुछ एक क्वेश्चन दूसरा है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे हम पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा थोड़ा क्वेश्चन है जो लिखने में संभव नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं। देखो, चौड़े मुंह वाली कांच की एक 3 बोतल लीजिए, उन पर तथा ABC लिखी चिन्हित लगाइए। बोतल A को सामान्य नल के पानी के से लगभग अथवा आधा भर लीजिए तथा बोतल B की उसी स्तर तक कुछ मिनट तक उबालते हुए जल से भर लीजिए। जल तक बोतल A पर भरा रहता है। बोतल C में उसी बोतल जल को तथा उसी मात्रा में लीजिए जितनी तथा अन्य बोतल में थी। तो प्रत्येक बोतल में लोहे की एक जैसे कुछ किलो तथा डाल दीजिए ताकि वह पूरी तरह से पानी में डूब रहे तथा बोतल तथा C में जल 1 चम्मच खाना पकाने का तेल डाल दे ताकि तथा पानी के ऊपर उसकी एक परत बन जाए तथा बोतल को कुछ दिनों तक तथा ऐसे ही रखने से प्रत्येक बोतल में 1 किलो को निकाल कर उनके तथा अवलोकन करें तथा परीक्षण करके और कारण। देखो इसमें जो प्रैक्टिस कैसे प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले कि लोहे बी में डाली गई किलो का थोड़ा जंग लगता है, क्योंकि ए में डाली गई किलो की सबसे अधिक जंग लगता है, क्योंकि सी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि
जंग लगने की जल और तथा ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है तथा बोतल दोनों घटकों मौजूद है, चूंकि ऑक्सीजन जल में घुली है इसलिए बोतल बी में जल उबला और जल डाला गया तब घुली हवा तथा निरुक्त हो जाती है तथा ऑक्सीजन के अभाव में लोहे की कीलों पर ज़्यादा जंग नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं तो जंग नहीं लगते हैं ज़्यादा। तो बोतल सी में तेल की परत के कारण तथा जल में मौजूद वायु का तथा विघटन हो जाता है, इस प्रकार कीलों का जंग नहीं लगता। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि देखो फिटकिरी के क्रिस्टल कर बने। फिटकिरी देखा था दो चीज़ से हजाम उजाम, जैसे हजाम लोग क्या करते हैं यानी कि नाई लोग जो यानी कि जब कोई दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पे फिटकिरी विटकिरी लगाने का काम करते हैं, समझ में आया? जो क्या करते हैं जो इन्फेक्शन को यानी कि काटते हैं, समझ में आया? तो देखो फिटकिरी का क्रिस्टलीकरण कैसे बन जाता है, तो एक बीकर में 1 कप पानी लेकर इसमें से तनु सल्फ्यूरिक अपने के कुछ बर्नर डालिए, जल को गर्म करें तो जब वो उबलने लगे तो उसे लगातार चलाते हुए धातु को फिटकिरी का पाउडर में से मिलाइए, इतना पाउडर मिलाइए कि और अधिक पाउडर से मिलाया जा सके और विलयन को छान कर ठंडा होने से धीरे धीरे फिटकिरी के क्रिस्टलीकरण को बीकर के यानी पेंदे में जमने लगते हैं। बिंदे में क्या लगते हैं यानी पीसने के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं जमने लगते हैं। इस प्रकार फिटकिरी को हम क्रिस्टलीकरण से अलग क्या करते हैं यानी कि क्रिस्टलीकरण माने बनाते हैं और उससे क्या करते हैं यानी पेंदे में जमने भी लगते हैं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है करें अपने क्षेत्र में खाना पकाने के लिए अपने प्रयोग में विभिन्न वाले किस्मों के ईंधन के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने शिक्षक माता पिता तक किसी व्यक्ति इस बारे में चर्चा कीजिए कि कौन से ईंधन का यानी प्रदूषकारी और क्यों है। तो खाना पकाने के लिए उपयोग में की जाने वाली विभिन्न किस्म के ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला यानी कंडे, उपले, मिट्टी का तेल, बायोगैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये जो खाना जिस प्रकार जैसे जैसे कुछ लकड़ी जो भी है गोहरा वगैरह जो भी बनाते हैं वो जो आगे तो इस प्रकार सभी बायोगैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी सबसे कम उपयोगी फैलाती है, दोनों पूरी तरह से जलती है तथा धुआं रहित होते हैं तथा साथ ही इस प्रकार जल कोई भी अपशिष्ट भी नहीं निकलता है। ये ईंधन सबसे प्रदूषी है। मान लीजिए कि अगर बायोगैस और द्रवित गैस ये दोनों ऐसे गैस है जो मान लीजिए कि ज़्यादा सुरक्षित यानी कि प्रदूषण वह नहीं कम करता है, इसलिए उसे हम ज़्यादा यूज करना चाहिए क्योंकि हमको प्रदूषण मुक्त वैसे एलपीजी और जैसे बायोगैस होते हैं वो प्रदूषण मुक्त होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों और अगला नेक्स्ट पार्ट चलेगा। धन्यवाद।